नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई कहानी में माँ का सौदा। पिछले 15 दिनों से बिस्तर पर पड़े धर्मपाल सिन्हा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी सूनी आंखों में अब जीवन की लौ बुझती सी नजर आ रही थी। जमीन पर टिकी निगाहें अब किसी खास इंतजार में उठती नहीं थीं, मगर जब भी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट होती उनका दिल एक बार फिर धड़क उठता। शायद आज उनका बेटा राजीव आ जाएगा। धर्मपाल की पत्नी गौरी देवी पिछले कई दिनों से रात रात भर जागकर उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उनकी घबराहट ने उन्हें बेचैन कर दिया था। आंखों में नींद नहीं, बस चिंता थी। उन्होंने कंप कंपाते हाथों से फोन उठाया और बेटे को कॉल मिलाई। बेटा, उनकी आवाज में कंपकंपी थी, तेरे पापा की हालत बहुत बिगड़ गई है। लगता है अब ज्यादा दिन नहीं बचे। बार बार तेरा नाम ले रहे हैं। एक बार मिलना चाहते हैं तुझसे। अगर हो सके तो आज ही आ जा। बहू और बच्ची को भी ले आ। दूसरी ओर से एक ठंडी आवाज आई, माँ, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। ऑफिस का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। मैं जल्द ही आता हूं, पक्का। फोन कट गया। गौरी देवी के चेहरे पर जैसे किसी ने कोई छांटा मार दिया हो। उन्होंने फोन धीरे से नीचे रखा और आंखें बंद कर लीं, मगर दिल के अंदर कुछ टूटा नहीं था। वो तो कब का टूट चुका था। धर्मपाल ने कमजोर आवाज में पूछा, राजू आया क्या? गौरी ने पास बैठते हुए उनका माथा सहलाया। हाँ बेटा, रास्ते में है, बस आता ही होगा। धर्मपाल ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें बंद हो गईं, मानो अब इंतजार भी थक गया हो। शाम को अचानक उनका चेहरा पीला पड़ने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। गौरी तुरंत भागकर रसोई से पानी लाई, लेकिन जब लौटी तो देखा धर्मपाल की आंखें अब कभी न खुलने वाली नींद में जा चुकी थीं। चेहरा शांत था और होंठों पर एक अधूरी मुस्कान, जैसे किसी अधूरी इच्छा को लेकर चले गए हों। गौरी वहीं उनके पास बैठ गई। कोई आंसू नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें पूरी उम्र की चीखें दबी थीं। गांव वालों को खबर दी गई, रिश्तेदार आने लगे, बेटे को फिर फोन किया गया, लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह जब शव को श्मशान ले जाया जा रहा था, तभी राजीव पहुंचा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में कोई नमी नहीं, बस फॉर्मल कपड़ों में खड़ा हुआ, जैसे कोई ऑफिस का प्रेजेंटेशन देने आया हो। पिता के शव को मुखाग्नि दी और अगले ही दिन मां से कहा, मां, अब मुझे वापस लौटना होगा, बहुत काम है। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। पापा की आत्मा को शांति मिले। अब जो होना था वो हो गया, मैं चलता हूं। गौरी देवी कुछ नहीं बोली, ना रोका, ना जाने को कहा, बस चुपचाप अपने हाथों की रेखाएं देखती रहीं। शायद सोच रही थीं कि इन हाथों ने जिसे पाला वो अब पराया हो गया। गांव वाले एक तरफ खड़े फुसफुसा रहे थे, कैसा बेटा है ये, माँ बाप ने तो सब कुछ दे दिया, अब ये क्या दे रहा है। सरपंच रमेश यादव आगे आए और बोले, बेटा, अब तुम्हारी माँ के पास और कोई नहीं, तुम ही उसका सहारा हो। शहर में रख लो अपने साथ, कम से कम उसकी अंतिम उम्र तो चैन से कटे। राजीव ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, सरपंच जी, माँ के लिए गांव की हवा ही अच्छी है, और मेरा घर भी छोटा है, बच्चों की पढ़ाई भी है, काम भी बहुत है। उसके जवाब से गांव वाले भड़क उठे। छोटा घर माँ के लिए बड़ा क्यों नहीं बन सकता? जिस माँ ने तुझे दुनिया के काबिल बनाया, आज उसके लिए एक कोना भी नहीं? नेहा, उसकी पत्नी, चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर भी शर्म की लकीरें थीं। सरपंच ने उसकी ओर देखा और कहा, बहू, तू समझदार लगती है, कुछ तो बोल। नेहा धीरे से बोली, मैं मां को साथ ले जाना चाहती हूं, लेकिन राजीव को समझाना मुश्किल है। गौरी देवी अब तक शांत थीं। उन्होंने पास खड़ी एक बच्ची को अपने हाथों में उठाया, राजीव की बेटी, और उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर एक टकटकी से बेटे को देखा और बस इतना कहा, जिस दिन तू पिता बनेगा उस दिन समझेगा मां क्या होती है। शब्द कम थे, मगर असर गहरा था। राजीव कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ नमी सी उभरी, मगर उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। 13वीं के दिन जब सब रीति रिवाज पूरे हुए और राजीव निकलने लगा, तो गांव के बाहर एक बुजुर्ग बैठा था। उसने राजीव को रोका और कहा, बेटा, एक सलाह दूं। माँ बाप का प्यार लौटाने की कोई समय नेहा नहीं होती, मगर वक्त निकल जाए तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। अगर माँ को सौदा बनाकर छोड़ दोगे
तो जिंदगी एक दिन तुम्हारा भी सौदा करेगी। राजीव के कदम वहीं रुक गए। सरपंच की गूंजती आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी मां का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम अपनी मां को साथ नहीं ले जाना चाहते? ठीक है, यदि तुम्हें ऐतराज है तो ग्राम पंचायत उनकी देखभाल करेगी, लेकिन याद रखना, फिर तुम्हें अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति को छूने तक नहीं दूंगा। ये शब्द राजीव के लिए किसी बिजली जैसे थे। चेहरे की रंगत उड़ गई। आंखों में छिपा लालच एक पल को जैसे डर के पसीने में बहने लगा। उसने घबराते हुए हां में सिर हिलाया। ठीक है सरपंच जी, मैं मां को अपने साथ ले जाऊंगा। गौरी देवी जी चुप थी। उनका मन उन शब्दों से नहीं टूटा जो बेटे ने कहे, बल्कि उनसे जो कहे भी गए उनमें अपनापन नहीं था। बहू नेहा ने उनका हाथ थामा। वह जानती थी सास को बेटे ने नहीं, मजबूरी ने अपनाया है। राजीव एक मतलबी इंसान था, रिश्तों में भी मुनाफा नुकसान देखता था। लेकिन उसकी पत्नी नेहा बिल्कुल उलट थी, शांत, समझदार और दिल से इंसानियत से भरी हुई। वह जानती थी कि अगर किसी औरत का सुहाग उजड़ जाए तो वह कैसे खुद को समेटती है, और अगर उसके पास सहारा ना हो तो दुनिया कैसे उसे तोड़ देती है। नेहा ने सासू मां को दिल से अपनाया, लेकिन राजीव के लिए मां का आना एक बोझ था और कुछ नहीं। महीने भर बीतते ही घर के खर्चों की लिस्ट लेकर वो नेहा पर बरस पड़ा। ये क्या, इतना बिल? दिन भर एसी चलता है क्या? राशन भी दोगुना, पूरे 10,000 ज्यादा खर्च हुए हैं। आखिर तुम करती क्या हो? नेहा ने शांत स्वर में कहा। मां आई हैं तो खर्च थोड़ा बढ़ गया, इसमें क्या बड़ी बात है। और 1,000 तो मां को लाने ले जाने में ही खर्च हुए थे। अब वो हमारे साथ हैं तो क्या हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे? पैसे कोई पेड़ पर तो नहीं उगते। मैं दिन रात कमाता हूं और तुम लोग उड़ाते हो। राजीव की आवाज घर के हर कोने में गूंज रही थी। गौरी देवी जी जो भीतर कमरे में लेटी थीं, सब कुछ सुन रही थीं। उनका दिल एक बार फिर वही बोझ लिए सिहर उठा। वो बोझ जो बेटे के शब्दों से नहीं, उसकी सोच से जुड़ा था। रोज रोज के तानों और लड़ाई झगड़ों का असर अब गौरी देवी जी के स्वास्थ्य पर दिखने लगा। एक दिन नेहा ने कहा, मां जी की तबीयत सही नहीं लग रही, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। राजीव ने बिना दिल से चाहे मां को डॉक्टर के पास ले तो गया, लेकिन वापस आकर दवाइयां मेज पर फेंकते हुए चिल्लाया, अब बहुत हो गया, मैं अब इन्हें नहीं रख सकता। इनकी दवाइयों में जितना खर्च हो रहा है उतने में हम पूरा महीना निकाल लें। नेहा हक्की बक्की रह गई। क्या कह रहे हैं आप? वो आपकी मां है, क्या आप उन्हें सड़क पर छोड़ देंगे? तो क्या करूं, हर चीज की हद होती है। मैं और खर्चा नहीं उठा सकता, अब इन्हें कहीं और छोड़ना पड़ेगा। नेहा की आंखों में आग सी जल उठी। यह पहली बार था जब उसने ऊंची आवाज में अपने पति को रोका। अगर आपने ऐसा किया तो याद रखिए, मैं खुद मां जी के साथ चली जाऊंगी। वो केवल आपकी मां नहीं, मेरी भी है। जिस औरत ने आपको जन्म दिया, क्या उसके साथ ऐसा सुलूक करेंगे आप? आज जब वो सबसे ज्यादा टूटी हैं, तो आप उन्हें और तोड़ना चाहते हैं? नेहा की बातों से घर में सन्नाटा पसर गया, लेकिन राजीव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसका मन अब भी कोई रास्ता ढूंढ रहा था, कोई ऐसा तरीका जिससे वो मां से छुटकारा पा सके। कुछ दिन बाद अस्पताल की एक वेटिंग चेयर पर बैठा राजीव डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रहा था। तभी पास ही एक शख्स जोर जोर से डॉक्टर से विनती करता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, मेरी मां की दोनों किडनियां ने फेल हो चुकी हैं। अगर जल्द डोनर नहीं मिला तो हम उन्हें खो देंगे। मैं डोनर को मुंहमांगी रकम देने को तैयार हूं, बस मेरी मां बच जाए। यह सुनते ही राजीव के दिमाग की रगें खिंच गईं। आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, पर यह इंसानियत की नहीं, स्वार्थ की थी। राजीव ने उसी वक्त डॉक्टर से बात की। मेरे पास एक डोनर है, मेरी मां। डॉक्टर चौंका। इस उम्र में? देखिए, उनके शरीर की हालत बहुत नाजुक है, सर्जरी जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं, लेकिन सोचिए, सामने वाले आदमी के लिए यह कितनी बड़ी बात होगी। और अगर आप चाहें तो मैं आपको इस डील से हिस्सा भी दे सकता हूं। डॉक्टर ने पहले इनकार किया, लेकिन राजीव के लालच की छासनी में डॉक्टर की नैतिकता भी पिघलने लगी, तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हां कर दी। गौरी देवी जी की तबीयत अब पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। बीमारी और उम्र का असर तो था ही, लेकिन बेटे की बेरुखी ने उनके मन को भी पूरी तरह तोड़ दिया था।
राजीव उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन यह कोई ममता भरा फैसला नहीं था। यह उसके लालच और खुदगर्जी की अगली चाल थी। अस्पताल में डॉक्टरों को उसने ये कहकर राजी किया था कि उसकी मां एक संभावित किडनी डोनर हो सकती है। डॉक्टरों ने उसे बताया कि इस उम्र में अंगदान से पहले कई जरूरी जांचें होती हैं, जिससे पता चले कि वह डोनर बन भी सकती है या नहीं। राजीव ने सिर हिलाया। उसे तो बस हाँ सुननी थी। मां के शरीर से उसे अब एक सौदा चाहिए था। घर लौटते ही नेहा ने पूछा, मां कहाँ है? राजीव ने नजरें चुराते हुए कहा, अरे दवा दिलवाने ले गया था, अचानक भीड़ में कहीं खो गई, बहुत ढूंढा, नहीं मिली। नेहा सन रह गई। इतनी बीमार हालत में मां अपने आप कहां जा सकती हैं, और आप इतनी आसानी से लौट आए? राजीव झल्लाया, तो मैं क्या करता? पुलिस भी 24 घंटे से पहले कुछ नहीं करती। बहुत कोशिश की मैंने। नेहा को यकीन नहीं हुआ, पर वह चुप रही। मां की चिंता अब उसकी आंखों में उतर चुकी थी। उसी रात वो खुद उन्हें ढूंढने निकल गई, लेकिन सड़कों, पार्कों और मंदिरों में तलाशते हुए भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अगली सुबह नेहा ने देखा राजीव जल्दी जल्दी नहा धोकर कुछ खास तैयारी के साथ घर से निकल गया था। वह जानती थी कुछ ठीक नहीं चल रहा। उधर राजीव अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर बताया, आपकी मां एकदम परफेक्ट डोनर है। जिसे किडनी चाहिए, उसकी मां की जिंदगी अब आपकी मां पर निर्भर है। यह सुनते ही राजीव के मन में नोटों की बारिश शुरू हो गई। जब डॉक्टर ने बताया कि मरीज का बेटा 7 लाख देने को तैयार है, तो राजीव ने होठों पर तिरछी मुस्कान लाते हुए कहा, 7 लाख? डॉक्टर साहब, मां का प्यार मैं इतनी सस्ती कीमत पर कैसे बेच सकता हूं? 1 करोड़ से कम नहीं। डॉक्टर पहले चौंका, पर जब उसने देखा कि सामने वाला आदमी हर हाल में पैसे के लिए तैयार है, तो उसने मरीज के बेटे से बात की। उस आदमी ने भी मां की जान बचाने के लिए 1 करोड़ की रकम देने की हामी भर दी। राजीव के मन में अब बस एक सपना था, 1 करोड़ मिल जाए, फिर चाहे मां की किडनी निकले या आंखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर नेहा को चैन नहीं था। उसका मन उसे बार बार चेतावनी दे रहा था। उसने मां की एक फोटो ली और सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंची। वहां एक कांस्टेबल ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने जैसे ही समय देखा तो कहा, अब 24 घंटे हो चुके हैं। एफआईआर दर्ज हुई और नेहा के साथ पुलिस सीधा अस्पताल पहुंची। इस बीच गौरी देवी जी को नशीला इंजेक्शन देकर बेहोशी की हालत में ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। उनके चेहरे पर दर्द और मौन एक साथ था, जैसे वे सब समझ रही थीं, लेकिन बोल नहीं पा रही थीं। इधर नेहा अब तक खुद को किसी तूफान के बीच खड़ा महसूस कर रही थी। उसके सवाल हर जगह भटक रहे थे, डॉक्टर के क्लिनिक से लेकर दवा की दुकान तक, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। जब वह उस क्लिनिक पहुंची जहां से गौरी देवी जी की दवाई आती थी, तो वहां ताला लटका मिला। डॉक्टर छुट्टी पर था। थोड़ा ही आगे एक नर्स बैठी थी। नेहा ने झट से अपनी सास की तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। नर्स ने उसे पहचान लिया। हाँ बहन जी, ये महिला कल यहां आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था। थोड़ी देर रुके थे, फिर वह आदमी किसी और डॉक्टर से मिलने चला गया था। उसके बाद का मुझे पता नहीं, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। नेहा ने झट से दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा। रिसेप्शन से मालूम पड़ा वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है, एक किडनी ट्रांसप्लांट केस में। नेहा का दिल जैसे किसी अनजाने डर से कांप उठा। वह ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ी। बाहर एक आदमी बैठा था, बेचैन, पसीने से तर, जैसे किसी अपने की जिंदगी उसकी आंखों के सामने फिसल रही हो। पास खड़ी नर्स को जब नेहा ने गौरी देवी जी की तस्वीर दिखाई, तो वह व्यक्ति चौंका और उसी क्षण ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। नेहा ने नजरें ताड़ी। उसकी घबराहट बता रही थी कि यह सब कुछ यूं ही नहीं है। नेहा अब अंदर घुसने ही वाली थी कि पीछे से पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो अंदर का दृश्य ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। गौरी देवी जी ऑपरेशन टेबल पर थीं, बेहोश, नशे के इंजेक्शन से बेसुध। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे हर दर्द को बिना बोले सह रहा हो। किडनी ट्रांसप्लांट की सारी तैयारी पूरी थी। रुको, यह ऑपरेशन नहीं होगा। नेहा की गूंजती आवाज ने पूरे अस्पताल में सन्नाटा खींच दिया। नेहा की आंखों में आग थी। तभी बाहर से राजीव आता दिखाई दिया, कंधे पर बैग टांगे।
पीछे वह अमीर आदमी जो 1 करोड़ की रकम लेकर आया था। पुलिस ने तुरंत डॉक्टर को रोका। इस बुजुर्ग महिला की किडनी निकालने से पहले आपके पास क्या वैध सहमति पत्र है, मानसिक स्थिति की रिपोर्ट, कौन सी नैतिकता पर यह ऑपरेशन हो रहा था? डॉक्टर गड़बड़ा गया, लेकिन असली डर राजीव की आंखों में था। उसकी लॉटरी अब लुट चुकी थी। 1 करोड़ की ख्वाहिश अब हथकड़ी की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही राजीव ने पुलिस और नेहा को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई रास्ता नहीं था। रुक जाओ राजीव, बहुत भाग लिए, अब नहीं। पुलिस ने उसे दर दबोचा। उसके साथ ही डॉक्टर और वह अमीर व्यक्ति भी हिरासत में ले लिए गए। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। डॉक्टर ने बताया कि राजीव ने उसे अपनी मां का अनुमति पत्र दिखाया था, जो बाद में नकली निकला। अमीर व्यक्ति को भी यह नहीं मालूम था कि डोनर की कोई सहमति नहीं थी। उसे तो सिर्फ अपनी मां की जान बचानी थी। थाने में जब राजीव से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसका सारा नकाब उतर गया। उसने कबूल कर लिया कि कैसे उसने पैसे के लालच में अपनी मां को बेचने की साजिश रची थी, कैसे उसने अपने ही खून के रिश्ते को सौदे की चीज समझ लिया था। उधर नेहा गौरी देवी जी को अस्पताल से घर लेकर आई। जैसे ही उन्हें होश आया, नेहा उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। गौरी देवी जी की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन पीड़ा साफ थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी चुप हो जा, जो हुआ उसे भगवान पर छोड़ दे। तू तो मेरी अपनी है, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ ही दिन में राजीव को कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाई गई। वह डॉक्टर सस्पेंड हुआ और जांच में सहयोग न करने पर उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। घर में अब एक अलग सी शांति थी। नेहा ने घर से ही एक ऑनलाइन नौकरी शुरू कर दी ताकि सास की देखभाल में कोई कमी ना आए। गौरी देवी जी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी चोट खाई थी, बेटे के हाथों, लेकिन बहू ने उस घाव को एक मां की तरह सहलाया था। 3 साल बाद दरवाजा खुला। सामने राजीव खड़ा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे, चेहरा थका हुआ। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे की गहराई थी। गौरी देवी जी ने उसे देखा, कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तू ठीक है बेटा? राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मुझे माफ कर दो। नेहा अंदर से निकली, लेकिन अब उसकी आंखों में नफरत नहीं, बस एक चुप सी संतुलित शांति थी। अब घर में पैसों की चमक नहीं थी, पर रिश्तों में सच्चाई और सुकून था। अब घर छोटा था, खर्च सीमित थे, लेकिन जो पहले कभी नहीं था, वह संतोष वहां था। क्यों तलाशते हैं लोग जन्नत 7वें आसमान में? मां की ममता से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस जहां में।